नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आधी सदी पहले हुए एक ऐसे हत्याकांड की जो एक बार फिर सुर्खियों में है। यह हत्या थी केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र की। वैसे तो इस मामले में अदालत ने दोषी पाए गए लोगों को सजा भी सुना दी है, लेकिन मामले की जांच फिर से कराने की मांग हो रही है। आखिर कौन थे ललित नारायण मिश्र और कौन थे वे आनंद मार्गी जिन पर उनकी हत्या का आरोप लगा? क्या विपक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस हत्याकांड के जरिए बदनाम करने की कोशिश की, यानी इस हत्याकांड से जो सुर्खियां बनी उनका बेजा इस्तेमाल किया? और क्यों ललित बाबू के कुछ परिजन इस हत्याकांड के बाद हुई जांच से संतुष्ट नहीं हुए? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं उस ठंडे दिन से जब एक धमाके ने पूरे देश के माहौल में गर्मी भर दी थी। यह समस्तीपुर रेलवे स्टेशन है और ललित नारायण मिश्र की यह पुरानी तस्वीर। दिन था 2 जनवरी 1975। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन बिहार का जो एक रेलवे स्टेशन है। केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ब्रॉड गेज रेल लाइन का उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचे थे। उनके साथ उनके भाई जगन्नाथ मिश्र और अन्य कांग्रेस के नेता भी थे। जगन्नाथ मिश्र बाद में मुख्यमंत्री बने थे। ललित बाबू ने अपना भाषण खत्म किया और जैसे ही मंच से नीचे उतरे, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यह ग्रेनेड विस्फोट था। ललित नारायण मिश्र बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए समस्तीपुर से दानापुर रेलवे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ट्रेन 14 से 16 घंटे की देरी से पहुंची, जो सामान्य रूप से 7 घंटे में पहुंच जानी चाहिए थी। इस देरी ने कई सवाल खड़े किए। 3 जनवरी 1975 को ललित बाबू ने दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि यह आजाद भारत में किसी केंद्रीय मंत्री की पहली हत्या थी और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इस हत्याकांड को एक विदेशी साजिश करार दिया। ये इशारा CIA की ओर था, यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, जिसने बांग्लादेश के युद्ध के समय जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में कामयाबी पाई थी, तो इस पूरे उपमहाद्वीप में काफ़ी साजिशें रची थी, यानी CIA ने। और बांग्लादेश में भी उसका असर दिख रहा था। कुछ समय बाद वहाँ जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी परिवार समेत हत्या भी कर दी गई थी। सिर्फ शेख हसीना ही बच पाई थी। सवाल यह था कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन था। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि ललित नारायण मिश्र कौन थे, जिन्हें लोग प्यार से ललित बाबू कहते थे। बिहार के मिथिलांचल के सपूत कहे जाते थे ललित बाबू। उनका जन्म 2 फरवरी 1923 को सुपौल जिले के बलुआ गांव में हुआ था। ललित नारायण मिश्र स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सिपाही थे। 1940 के दशक में जब वे कॉलेज के छात्र थे, तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं से वे प्रेरित हुए और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय बिहार स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ था। आंदोलन जोरों पर था और ललित बाबू ने मिथिलांचल के युवाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रैलियां आयोजित की, ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांटे और कई बार पुलिस की लाठियां भी खाईं। उनकी बेबाक आवाज और संगठन क्षमता ने उन्हें युवा नेताओं में बेहद लोकप्रिय बनाया, या कहिए एक युवा नेता के बतौर काफी लोकप्रिय किया। और एक दिन वे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सचिव बने। और ये यात्रा सामान्य नहीं थी, काफी लंबी थी। तो कैसे हुआ ये सब, ये हम आपको बताते हैं। ललित नारायण मिश्र नेहरू जी के साथ इस तस्वीर में। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता के बाद ललित नारायण मिश्र ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी शुरू की। 1940 के दशक के अंत में वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिंह के करीबी सहयोगी बन गए। उनकी बुद्धिमानी, भाषण शैली और संगठन क्षमता ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का ध्यान खींचा। 1951 में ललित बाबू पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने दरभंगा जिले से जीत हासिल की और जल्द ही बिहार सरकार में संसदीय सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई।
उनकी नीति निर्माण को लेकर गहरी समझ और प्रशासनिक कुशलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और 1950 के दशक के मध्य में जवाहरलाल नेहरू की नज़र ललित बाबू पर पड़ी। उनकी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना। 1957 में वे नेहरू जी के संसदीय सचिव नियुक्त किए गए। ये एक बड़ा मौका था क्योंकि नेहरू उस समय देश के सबसे प्रभावशाली नेता थे। ललित बाबू ने इस भूमिका में विदेश नीति और आर्थिक नीतियों पर काम किया। खासकर मिथिलांचल और बिहार के विकास के लिए केंद्र से खूब सहयोग यानी आर्थिक सहयोग दिलाया। ललित बाबू ने मिथिलांचल के लिए और भी कई महत्वपूर्ण काम किए। खासतौर पर झंझारपुर, लौकहा और भपटियाही फारबिसगंज रेल लाइनों के सर्वेक्षण को उन्होंने ही मंजूरी दी थी। मिथिला चित्रकला यानी मिथिला जो आर्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, जिसे हम आमतौर पर मधुबनी आर्ट्स कहते हैं। और नेपाल भारत के बीच जो कोसी को लेकर समझौता हुआ, उसको लेकर जो योजना बनी यानी कोसी के बाढ़ से बचाने के लिए, उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत ने उन्हें इंदिरा गांधी के करीबी किया और 1973 में वे रेल मंत्री बनाए गए। तब उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी और फिर वह घटना हुई जिस पर हम आज की चर्चा कर रहे हैं। ये अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री और ये है वैभव मिश्र यानी पौत्र हैं ललित नारायण मिश्र के। ये अश्विनी चौबे ने मई में यानी 2025 की मई में हाल ही में इस पूरे मामले की दोबारा जांच करने की मांग उठाई। उन्होंने दावा किया कि हत्या के पीछे तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कुछ नेताओं का हाथ था और ट्रेन की देरी भी उसी साजिश का हिस्सा थी। दरअसल ललित नारायण मिश्र के पौत्र हैं वैभव मिश्रा। इन्होंने 2020 में ये मांग करनी शुरू की। उन्होंने सीबीआई को एक याचिका दी जिसमें नए सिरे से जांच की मांग की गई थी। 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस याचिका पर विचार करने और 6 हफ्तों में जवाब देने का आदेश दिया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वैभव मिश्र को दोषियों की अपील में सहायता करने की अनुमति दी। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। आखिर ये संदेह क्यों है? चलते हैं 50 साल पहले जब मामले की जांच शुरू हुई। सबसे पहले तो इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी जाने की मांग हुई, लेकिन पहले बिहार पुलिस की सीआईडी को यह जिम्मेदारी दी गई और फिर यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के पास पहुंचा। 9 जून 1975 को सीबीआई ने जांच शुरू की। 1 नवंबर 1975 को पटना की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सीबीआई ने दावा किया कि हत्या के पीछे आनंद मार्गी संगठन का हाथ था, यानी आनंद मार्ग एक संगठन था, उसका हाथ था। इसके नेता थे आनंद मूर्ति, जिनकी गिरफ्तारी की गई थी और उसका बदला लेने के लिए ये साजिश रची गई थी। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया क्योंकि सबूत मिटाए जाने की बात की जा रही थी। 1981 में आरोपितों के खिलाफ ये सारे मामले तय किए गए। 2012 में यानी लंबा चला यह मामला, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई रोजाना हो। आखिरकार 18 दिसंबर 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने 4 लोगों संतोषानंद, सुदेवानंद, गोपाल जी, ये सभी आनंद मार्गी थे, और एक वकील रंजन द्विवेदी को इस हत्याकांड में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन ललित नारायण मिश्र के कुछ परिजनों को इस जांच पर भरोसा नहीं हुआ। हालांकि उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने ऐसा सवाल नहीं उठाया। तो कौन थे आनंद मूर्ति और क्या है आनंद मार्ग, ये सवाल अब तक आपके जहन में आ गया होगा। तो आइए थोड़ा उनका भी इतिहास बांच लेते हैं। ये है प्रभात रंजन सरकार, जिन्होंने आनंद मार्ग की 1955 में स्थापना की थी। इन्हें आनंद मूर्ति के नाम से जाना जाता था। ये एक कहने को सामाजिक आध्यात्मिक संगठन था जो योग, ध्यान और समाज सुधार की बात करता था और साथ में तंत्र मंत्र भी किए जाते थे। इसका मुख्यालय आनंद नगर जिला पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। उसे बाबा नगर कहते हैं। इसके अलावा कई देशों में इसके क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। प्राउट यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी प्रभात रंजन सरकार ने दी थी, प्रतिपादित की थी। ये समाजवाद और साम्यवाद के विकल्प के रूप में था, जिसमें कहा गया था कि संसाधनों के
प्रगतिशील उपयोग की बात होनी चाहिए। और आप किस तरह का उस समय पूरा माहौल था, आनंद मार्ग काफ़ी तेज़ी से विस्तारित हो रहा था, खूब जुलूस निकलते थे ऐसे ही कपड़े पहने हुए, और साधु सन्यासी का वेश लेकर आनंद मार्गी लंबे लंबे जुलूस निकालते थे। 60 और 70 के दशक में आनंद मार्ग एक तेज़ी से फैलता हुआ आंदोलन था। इसके अनुयायी, जैसा मैंने बताया, साधु सन्यासियों जैसे वस्त्र पहनते थे और संगठन का ढांचा काफ़ी अनुशासित और केंद्रीकृत था, यानी ऊपर से नीचे तक आदेश पर चीज़ें चलती थी। सरकार को शक हुआ कि आनंद मार्ग के भीतर एक गुप्त और सशस्त्र ढांचा भी है जो राज्य के लिए खतरा बन सकता है। तो 1971 में भारत सरकार ने आनंद मार्ग की कुछ गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी और हिंसक करार देते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप था कि संगठन के कुछ हिस्सों ने सरकारी प्रतिष्ठानों और अधिकारियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियां अंजाम दी है। 1973 में प्रभात रंजन सरकार को आजीवन कारावास सुनाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हालांकि बरी कर दिया, और इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान यानी 75 से 77 के बीच आनंद मार्ग के अनुयायियों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया और संगठन की गतिविधियों को कड़ी निगरानी में रखा गया। तो माना यह गया कि ललित नारायण मिश्र की हत्या इसी संगठन ने की है। हालांकि इस हत्याकांड का इस्तेमाल इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए भी किया गया, ये भी कहा जाता है, खासतौर पर इमरजेंसी विरोधी आंदोलन के दौर में। ये तस्वीर देखिए आप, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जो नौजवानों के कुछ महंगाई और हॉस्टल की फीस और मेस की बढ़ी हुई दरों से शुरू हुआ और धीरे धीरे एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया इंदिरा गांधी के खिलाफ सत्ता तब्दीली के आंदोलन में। इंदिरा गांधी, आप जानते हैं, उन्होंने ललित नारायण मिश्र को कहा था कि उनकी हत्या को कहा था कि ये विदेशी साजिश है, लेकिन उनके खिलाफ ही ये माहौल बनाना शुरू किया गया। और बिहार में ख़ास तौर पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहा जो आंदोलन था वो काफ़ी प्रभावी हो रहा था, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन रहा था, इंदिरा गांधी के लिए चुनौती बन रहा था, और ललित बाबू की हत्या को एक सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। ललित नारायण मिश्र मिथिलांचल ही नहीं, पूरे बिहार के बेहद कद्दावर नेता थे, उनका बड़ा प्रभाव था। तो एक तरह से तत्कालीन सरकार को संदिग्ध किया गया और मकसद था कि इंदिरा गांधी पर साजिश रचने का आरोप लगाया जा सके। हालांकि इंदिरा गांधी को क्या खतरा हो सकता है, ये सिर्फ सोचने की बात है। विपक्षी दलों ने, खास तौर पर जनता पार्टी ने, लोकतंत्र बनाम तानाशाही का मुद्दा जो बनाया था उसमें ललित बाबू का एंगल भी जोड़ दिया, और अंत में संपूर्ण क्रांति के नाम से चर्चित हुए इस आंदोलन ने 1977 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने में कामयाबी पाली। अब नई सरकार बनी, आप इन चेहरों को पहचानिए। मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह बने और उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम बने। तो सरकार बदल गई। तो अब ललित नारायण मिश्र के उन परिजनों को जो जांच से संतुष्ट नहीं थे एक आशा दिखी। उनकी पत्नी ने गृह मंत्री चरण सिंह जी को एक पत्र लिखा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और में ये बात कही कि हत्या के पीछे कांग्रेस के कुछ बड़े नेता शामिल थे। उन्होंने शक जताया कि जांच सही दिशा में नहीं की गई, लेकिन सरकार के लिए अब इस मुद्दे का, यानी जनता पार्टी की सरकार के लिए इस मुद्दे का कोई खास महत्व नहीं था। इंदिरा गांधी की छवि खराब करने की ज़रूरत अब उसे नहीं रह गई थी। पर 50 साल बाद ये मामला फिर तूल पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? कहीं इसका मकसद बिहार विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा खड़ा करना तो नहीं है। आप देखिए, जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद मोदी जी बिहार पहुंचे और वहां से उन्होंने ऐलान किया कि इसका बदला लिया जाएगा बिहार में एक रैली के जरिए। ये सामान्य बात नहीं थी, ये बात वो दिल्ली में भी कह सकते थे, तुरंत कह सकते थे, लेकिन कई दिन इंतजार किया और बिहार की धरती से उन्होंने अंग्रेजी में पूरी दुनिया को बताया कि इस हत्याकांड का बदला लिया जाएगा। दरअसल बीजेपी के लिए बिहार में इस बार करो या मरो की हालत है। पार्टी यानी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है, उनकी जेडीयू के साथ है, लेकिन पुराना है सपना कि मुख्यमंत्री हो अपना। ऐसे में ललित बाबू हत्याकांड का मुद्दा गरमाया जा रहा है ताकि एक और
मामला सामने लाया जा सके, एक भावनात्मक मुद्दा जिस पे लोगों का ध्यान जाए, क्योंकि सरकार तो उनकी ही है और अगर लगभग 20 साल से सरकार चलाने के बावजूद अगर बिहार के हालात नहीं बदले तो जिम्मेदारी से बीजेपी कैसे बच सकती है। सिर्फ नीतीश कुमार को निशाना तो नहीं बनाया जाएगा, लगातार शासन में बीजेपी भी रही, बीच के एक छोटे से वक्फे को अगर छोड़ दिया जाए। ये तो वो जो साजिश जैसे पहले हुआ कि इंदिरा गांधी ने की, उस तरह की कुछ बात उठाइए और फिर कांग्रेस को घेरिए, जो इस समय काफ़ी बिहार में सक्रियता दिखा रही है, तो ये एक मुद्दा बनाया जाएगा। और कोई समय होता तो मीडिया ही ये सवाल पूछता कि 1977 के बाद 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे और 11 साल से माननीय मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं। इन 17 सालों में आपने इस साजिश की परतें क्यों नहीं उघाड़ दी पूरी तरह, क्यों रहस्य उद्घाटन नहीं किया? बिहार चुनाव के पहले ही ये मुद्दा कैसे याद आ गया? जाहिर है ये राजनीति है और बिहार के लोग इस राजनीति पर कितनी तवज्जो देते हैं ये तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका पता आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.